अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पंजाब बोर्ड का, फेडरल बोर्ड का, तमाम बोर्ड्स के लिए आज का ये स्पेशल लेक्चर है और ये लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ मैसेशन के बारे में पढ़ा था और एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें तुम्हें एंटीटेस में भी प्रॉब्लम होती थी। उस टॉपिक को मैंने बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया था। उस टॉपिक का नाम था ली शेटलर प्रिंसिपल। तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और हम इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से कवर किया था ना, तो ये इन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो मैं अगेन कह दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज पार्ट 1 की केमिस्ट्री है और यहाँ पे जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तुम फेडरल के हो, तुम पंजाब के हो, केपी के से हो, सिंध के हो, जिस मर्जी बोर्ड से हो, तमाम के लिए ये केमिस्ट्री लेकर आता हूँ। तमाम के लिए फायदे की बात लेकर आता हूँ क्योंकि बेटा मैं हमेशा एक बात कही है कि अगर तुम अपनी एफएससी अच्छी कर लो तुम्हारा एंटीटेस्ट खुद पे खुद अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एंटीटेस्ट में जाके प्रॉब्लम तभी अच्छी आती है जब हमारी एफएससी अच्छी नहीं होती, एफएससी में टॉपिक छोड़े हुए होते हैं, अच्छे से पढ़े नहीं होते, तब हमें प्रॉब्लम आती है। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो टॉपिक आज जो डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा जी, वो है आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनिक कांस्टेंट ऑफ बेस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ साथ हर टॉपिक के साथ साथ हम कुछ क्विजेस भी करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जो आज हमने करना है। फेडरल के बच्चों के लिए मैं एंड में सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने इन 2 लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ा, हमारे चैप्टर में कहाँ बातें लिखी हुई हैं और हमारे एसएलओस क्या थे वो भी मैं इस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को बेटा जी हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी KW से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आखिर ये किस चीज़ का नाम है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा जैसा कि तुम्हें पता है वाटर के बारे में बात करें, प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो पहले ये तो बता दें। चलो मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता हूँ, तुम अच्छे से नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट करना। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन फॉर्म में आयंस बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो आयंस नहीं बनाते उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सर कोई एग्जांपल्स दें, डेली लाइफ के कोई एग्जांपल दें, फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अब मेरी बात को अच्छे से सुनना। अच्छा तुम क्या करो, तुम अपने किचन में जाओ, पानी का एक गिलास लो और जो टेबल सॉल्ट नमक घर में पड़ा हुआ है उसको लो, तुम उसको पानी में डालो। तुम्हें पता है कि वो आयनिक कंपाउंड है और पानी में जाने के बाद वो आयोनाइज होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएगा। इसका मतलब उसने आयंस बनाए ना, जो सब्सटेंस आयंस बनाएगा इन वाटर में उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। बात समझ आ गई? चलो अब दूसरी एग्जांपल लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। तुम ना अपने घर में ग्लूकोज भी रखते हो ना, एनर्जी लो हो जाए तो पीते हो ना? हाँ पीते हैं सर। तो बेटा जी ग्लूकोज को तुम पानी में ऐड करो तो ग्लूकोज जो है वो पानी में ऐड होने के बाद आयोनाइज नहीं होगा, उसके आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे। इसका मतलब वो सब्सटेंस जिसके आयंस नहीं बनते उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयोनाइजेशन की वजह से 2 तरह के होते हैं। एक को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और एक को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि ज्यादा आयंस बनाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि कम आयंस बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस बनाएंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयंस बनाएंगे। अब यहाँ वाटर की बात करते हैं तो वाटर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि वाटर क्या चीज है। वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, इस बात का मेरे बेटा पता होना चाहिए। एक मिनट, चलो वाटर जो है ना इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती, इसलिए वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है सर? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो देखो इसके कलर चेंज नहीं हो रहा इसका। अच्छा ये वाटर है, वाटर की जब सेल्फ आयोनाइजेशन होगी तो इसके बहुत ही कम आयंस आयोनाइज होंगे, यानी कि बहुत कम आयंस बनेंगे। इसलिए वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बहुत ही कम आयंस बनेंगे, बहुत ही कम आयंस बनेंगे, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रो। अगर इसके हम ना
बहुत ज़्यादा मालिक्यूल, अगर मैं इसके 1000 मालिक्यूल लूँ ना तो उसमें से सिर्फ बहुत ही कम पॉइंट्स में मालिक्यूल जो हम आयोनाइज होंगे, सारे मालिक्यूल्स इसके आयोनाइज नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो केसी एक्सप्रेशन क्या आएगा सर, प्रोडक्ट ऊपर आएंगी और रिएक्टर नीचे आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे रिएक्टर नीचे आएगा, दिस इज केसी एक्सप्रेशन। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है केसी की, वो वैल्यू थी हमारे पास बेटा, ये हमारे पास वैल्यू है 1.8 10⁻⁻16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज है, ये वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगली बात देखो, अब हमें पता है कि सर के सी भी कांस्टेंट है और यहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, के सी भी कांस्टेंट है और वाटर की अमाउंट भी कांस्टेंट। तो अब हम इस इक्वेशन में ना कांस्टेंट को सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट को सेपरेट कर देते हैं। जब तुम कांस्टेंट को सेपरेट करोगे, जब तुम कांस्टेंट को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। तुमने एक बात पढ़ी थी, छोटे क्लासेस में बात पढ़ी थी, तुमने वहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी के डब्ल्यू की, याद आई? वो वैल्यू क्या थी 1.0 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम इस वैल्यू को देखेंगे कि वैल्यू बनी कैसे है, ये वैल्यू आई कैसे है, वो सारी बातें आज मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि बनती कैसे, ये वैल्यू बनती है, वैल्यू कैसे बने, ठीक है। अब यहाँ इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो हम यहाँ प्योर वाटर की ले रहे हैं ना बेटा जी, वो हमने ली है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ली है, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा सर, फार्मूला ये होगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अब 1000 को जब तुम 18 पे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जवाब आएगा 15.55 मोल्स, आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, दिस आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आंसर किसका आ गया सर, ये आंसर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वाटर की अमाउंट का आ गया। और केसी की जो अमाउंट है हमारे पास, जो केसी की अमाउंट है वो हमारे पास ये है, वो हमारे पास ये है। अब वाटर यहाँ की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये देखो, ये केसी की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाटर की वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर कर हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.0 10⁻⁻14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और OH आयन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जो कांस्टेंट हैं, यानी कि Kc इनटू वाटर, ये दोनों कांस्टेंट एक और कांस्टेंट के इक्वल होंगे और Kw के, और इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे सर, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलेंगे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलेंगे, ठीक है। आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बोलेंगे, इज कॉल्ड Kw 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू आई है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात तुम्हें याद रखनी है MCQ के लिए भी। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ना 1.0, तुमने छोटी क्लास में बस तुमने ये देखा था ये वैल्यू निकलती है, लेकिन तुमने देख भी लिया कि ये वैल्यू आई कैसे है। तो ये वैल्यू किस तरह से ड्राइव की गई है, ये वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट की गई है, इस तरह से कैलकुलेट की गई है। और ये वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये बात हम, ये जो वैल्यू आई है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर तुम ये कहोगे सर 30 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। अगर तुम कहोगे 20 पे ये होगी, नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे वैल्यू इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमारे पास ये पता है कि सर ये Kc इंटू वाटर, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के इक्वल, और ये दोनों किसके इक्वल थे सर, ये Kw के इक्वल थे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10 पावर, यानी कि 1.0 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ चुकी है, ठीक हो गया। अब किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इक्वल होते हैं नेगेटिव आयंस के, पॉजिटिव आयंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयन विल बी इक्वल टू नेगेटिव आयन। तो ये दोनों आयंस इक्वल होंगे, यानी कि जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने नेगेटिव आयंस होंगे, जितने हाइड्रोजन आयन थे उतने OH आयन थे। तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब यहाँ पे जरा एक बात नोट करनी है। अच्छा, जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू OH आयन और OH आयन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन,
तो ये इक्वल है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर OH आयन हाइड्रोजन आयन की इक्वल है, तो इस वाली इक्वेशन में OH आयन की जगह हम मैं क्या पुट कर दूं, हाइड्रोजन आयन को पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी। इन दोनों का अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे सर, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, और इससे जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 पावर माइनस क्या आ जाएगी बेटा जी, हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 पावर -7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह OH आयन की वैल्यू भी OH आयन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, वो भी हम सेम इसी मैनर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि OH आयन इंटू OH आयन दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर -14। तो OH आयन का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या आंसर आएगा इसका, 10 पावर -7। अब दोनों का हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन का आंसर क्या आया है, माइनस में आया है, और इसका भी किस में आया है सर, माइनस में आया है। दोनों का आंसर किस में आ रहा है सर जी, माइनस में आ रहा है। अब माइनस में कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इसलिए इस माइनस को हम पॉजिटिव में लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मैथ का रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे लॉग और एंटी लॉग यूज़ करेंगे, और एंटी लॉग लेने से ये माइनस की वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, और फिर इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या होगा, फीजिबल होगा। फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, लेकिन जो कुछ मैंने बातें बताई उसका एक MCQ है। द आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज कि आयोनिक कांस्टेंट मैंने भी कहा ना कि KW टेम्परेचर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, क्यों बढ़ती है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस, the concentration of hydroxide ion decreases, the dissociation of water increase resulting higher concentration of ion, the dissociation of water decrease to decrease reducing the concentration of ions। तो सर इसमें जो ऑप्शन बनेगी ना वो बनेगी हमारे पास चार्ली वाली ऑप्शन बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर कर वाटर की डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाती है, जिससे आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे चार्ली आंसर होगा, बाकी जवाब नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर हम वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि एसिड क्या रिलीज करता है सर, एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है। अब जब प्रोटॉन हम वाटर में ऐड कर देंगे तो उस वाटर में एसिड को ऐड करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन में इजाफा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नेगेटिव आयन्स के। ठीक है, इस तरह इसलिए सोल्यूशन की जो नेचर है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस को ऐड कर देंगे ना तो फिर क्या होगा, OH बेस क्या प्रोड्यूस करता है सर, OH आयन प्रोड्यूस करता है। अब OH आयन जब ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन में OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, और जब OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सोल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी सर, सोल्यूशन की नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगी। ठीक है, ये कब होगी, जब तुम बाहर से एक्सटर्नली एसिड और बेस को ऐड करोगे तब ऐसा होगा। लेकिन KW की जो वैल्यू है तुमने याद रखनी है कि KW की जो वैल्यू है, KW की जो वैल्यू है तुमने ये याद रखनी है, ये याद रखनी है कितने पे होगी, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगी। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। चलो, व्हाट इज द आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस बताना है कि इसकी वैल्यू क्या थी, KW की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा, तो सर इसकी वैल्यू कोई दो राय नहीं है, इसकी वैल्यू क्या थी, अल्फा थी। बीटा चार्ली या डेल्टा वाली ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली। अच्छा, तो मैंने बताया था ना कि इसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको कहा, अब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो किस में आई थी, हमारे पास माइनस में आई थी। इसी तरह OH आयन की जो कंसंट्रेशन थी वो भी माइनस में आई थी, यानी कि 10 पावर क्या थी, -7। और इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो जब एंटी लॉग लेंगे, माइनस लॉग लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सर, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे P क्या बताता है, माइनस लॉग बताता है। ठीक है, H क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बताता है। तो यानी कि यहाँ पे अब क्या करेंगे सर,
यहाँ पर हम लेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ -7 हो जाएगा। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सर इसका आंसर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻7। तो सर इसका भी आंसर POH किसके इक्वल आ जाएगा सर, +7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का जो pH और POH का जो सम होता है ना बेटा, वो किसके इक्वल आता है बेटा जी, वो 14 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 14 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर एक मिनट, जी यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाली है बेटा जी, कैसे निकाली थी, पीएच किसके इक्वल आ गया था, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ -7, यानी कि पीएच का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा +7। और यहाँ पे जो हमने निकाला तो क्या था, POH का माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये इतनी थी। तो POH का सम भी किसके इक्वल आ गया सर, 7 के इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि pH और POH का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है सर, 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक स्केल बनती है जिसको हम PS स्केल भी कहते हैं, ये सोरेनसन ने बनाई थी। ये स्केल किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। ये स्केल किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, सोरेनसन ने बनाई थी। तो हम बात करते हैं पीएच और पीओएच का जो सम होता है ना वो 14 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये बात याद रखना। और यहाँ से एक स्केल बनी थी दैट इज कॉल्ड पीएस स्केल, और ये सोरेनसन ने बनाई थी। और इस पीएस स्केल क्या बताती है, इसके जरिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सोल्यूशन एचडी कब होते हैं, बेसिक कब होते हैं। ये स्केल शुरू कहाँ से होती है, ये स्केल शुरू होती है 0 से और कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है। और इसका मिड पॉइंट 7 आता है। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 7 हो तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर 7 से लेस हो तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर 7 से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं कि उसकी जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर जो है वो बेसिक होती है। 7 से ग्रेटर जो है पीएच जो है वो क्या होगी, बेसिक होगी। अब ये कुछ टेबल है, ये टेबल तुम लोगों ने अच्छे से कुछ वैल्यूज को अच्छे से याद करना है। जैसे गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, लेमन की कितनी है, विनेगर की कितनी है, एप्पल्स की, क्योंकि बेटा इसमें एंटी टेस्ट में इस तरह के पीएच के हवाले से ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एग की पीएच कितनी होती है। मिल्क की एक दफ़ा आया था बेटा नम्स के टेस्ट में कि 6.5 होती है। रेन वाटर की पीएच क्या होती है। तो बेटा ये अब तुम लोगों को ये बातें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करेंगे। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे Ka से। तो एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। जैसे आर्हेनियस थ्योरीज थी, ब्रोंस्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट था, और हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो लीवर्स कॉन्सेप्ट था। तो इन तीनों की आज जाके बात ना एक ही थी, एक ही बात करते थे कि हर वो सब्सटेंस की जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसको एसिड कहा था। अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो उसको हमने एसिड कहा था। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको हमने एसिड कहा था। बेस उसको कहा था सर वो सब्सटेंस या वो स्पीशीज जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ओएच आयन प्रोड्यूस करेंगी, सर उसको बेस कहा था। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी तो उनको बेस कहा था। सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगी हमने उनको बेस कहा था ना। चलो ठीक है। अब एसिड दो तरह की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो हमें कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में डिफरेंशिएट कर सके। तो बेटा वो है के ए की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, हम कहते हैं कि के ए की वैल्यू जिस एसिड की ज्यादा होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस एसिड की वैल्यू के ए की जो है वो कम होगी वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। मैं तुम्हें लैब में लेके जाऊं और आपके
सामने कुछ बॉटल्स रख दूं और कहूं कि बेटा इन बॉटल्स को पढ़ के बताओ, देखो कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस है, तो तुम क्या करोगे, उसकी जो प्रिकॉशंस पे जाओगे, पीछे जो इंग्रेडिएंट्स में जाओगे, वहां पे उसकी क्या लिखी होगी, के की वैल्यू लिखी होगी। जिस एसिड की के की वैल्यू ज्यादा लिखी होगी, इसका मतलब वो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर होगी, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसकी के की वैल्यू कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब ये के की वैल्यू ड्राइव कैसे की जाती है वो हम बात करते हैं। तो के की ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है सर, वीक एसिड जो है वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता और बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड वो वीक एसिड होगा। जैसा कि यह मेरे पास एक वीक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड। मैं इस वीक एसिड को पानी में आयोनाइज करता हूँ तो ये हमारे पास बना देता है बेटा जी, ये हमारे पास बनाता है पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन बना देता है। तो बेटा यहाँ पर इसके केसी लिखें, केसी लिखें, केसी की वैल्यू क्या होगी सर, केसी की वैल्यू इसकी ये होगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फेडरल के बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं बेटा, उनकी बुक में ये जो टॉपिक है वो एसिड और बेस के चैप्टर में लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक है वो एसिड और बेस के चैप्टर में लिखा हुआ है। मैं इन द एंड तुम्हें ना एसओलॉस भी शेयर करूंगा, तुम्हें सारा कुछ बता के जाऊंगा, तुमने परेशान नहीं होना, ताकि तुम्हारा लेक्चर भी साथ साथ तैयार हो जाए, तुम्हारा लेक्चर भी साथ साथ तैयार हो जाए, ठीक है। ये एसिड, लेकिन तुम्हें लेक्चर लाजमी सुनना है, लेक्चर तुमने लाजमी सुनना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में पता क्या है कि यहाँ पर केसी और यहाँ पर जो वाटर है इसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, वो इसकी अमाउंट कांस्टेंट है और ये दोनों किसके इक्वल हैं, एक नए कांस्टेंट के इक्वल हैं। और इस के ए को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। ये किसके इक्वल होगा सर, ये सर इसके इक्वल होगा। ये एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ये के की वैल्यू हमें बताएगी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या कि वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है या कि वीक है। और यहाँ पर जो के है ना, ये बेटा इसके क्या है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, के की वैल्यू ग्रेटर होगी। अब ये वीक एसिड की जो के की वैल्यू है वो कैसे बताएगी, अब ये कुछ बातें ना ऑब्जेक्टिव की तुम लोगों ने लाजमी नोट कर लाजमी नोट कर लिया, ठीक है। अगर के की ए की वैल्यू लेस देन 10⁻³ होगी तो ये वैल्यू हमें बताती है कि ये वीक एसिड की वैल्यू है। और अगर के ए की वैल्यू मेरे बेटा कितनी होगी, 1 to 10⁻² के दरमियान होगी, तो वो एसिड क्या होगा, वो मॉडरेट एसिड होगा, ना वो स्ट्रॉन्ग होगा ना वो वीक होगा। और अगर के ए की वैल्यू बेटा जी 1 से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है कि वो एसिड क्या होगा सर, वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे वीक एसिड लिए थे ना, तो वीक एसिड की के की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगेन माइनस में वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ भी क्या लेंगे सर, यहाँ भी हम लोग ले लेंगे, यहाँ भी हम लोग ले लेंगे, लोग ले लेंगे। जब लोग लेंगे तो क्या करेंगे सर, जब लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग इंटू के ए। और इस तरह हम वीक एसिड की वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव लाने के लिए उसका माइनस में ले आएंगे, माइनस का लॉग ले लेंगे, यानी कि एंटी लॉग ले लेंगे, तब उसकी वैल्यू अच्छे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, द आयनिक कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन एंड इट्स कंजुगेट बेस। सर कंजुगेट बेस क्या होता है, अभी बताता हूँ व्हाट इज कंजुगेट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आयनिक कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो इसमें से आपने बताना है कि आयनिक कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो सर इसमें से जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो हमारे पास डेल्टा वैल्यू होगी, ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं होंगी, ये वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं होंगी।
अभी वही वैल्यू निकाली है ना, ये वैल्यू जो है वो बेटा हमारे पास आ जाएगी, के ए की वैल्यू आ जाएगी। अब वीक एसिड की बात करते हैं, वो क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होती है, वो भी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेस क्या होती है सर, बेस ये देखें सर, ये ना एक अमोनिया है, आप अमोनिया को सर वाटर में ऐड करोगे तो इट विल प्रोड्यूस अमोनियम आयन प्लस ओ एच आयन, ठीक है। जो ओ एच आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया था, बेस का नाम दिया था। इसी तरह ये कार्बोनेट आयन है, इनको तुम वाटर में ऐड करोगे तो अब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो सर ये बनाएंगे बाई कार्बोनेट आयन और प्लस क्या बनाएंगे, ओ एच आयन, और ओ एच आयन प्रोड्यूस करने की वजह से इनको हमने क्या नाम दिया सर, बेस का नाम दिया। इनको हमने किसका नाम दिया, बेस का नाम दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक बेस है, मैं इसको वाटर में डिसोल्व करता हूँ, इट विल प्रोड्यूस ये मेरे पास बना देती हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स बना देती, ठीक है। अब इसका तुम अगेन लिखो, के सी की वैल्यू लिखो पहले। के सी की वैल्यू में क्या आएगा सर, बी एच पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू, ये आपके पास है पॉलिनोमियल जी। यहाँ पर कांस्टेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वीक बेस लिए, यहाँ भी वीक बेस की बात करें तो ये आपके पास ये बन जाए, वीक बेस के लिए ये बात करें, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों के बी के इक्वल आएंगे, और के बी क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा। अब यहाँ भी के बी भी के ए की तरह होगा, जैसे हमने कहा था के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और के ए की वैल्यू कम होगी तो एसिड जो है वो क्या होगा, वीक होगा, एसिड क्या होगा, वीक होगा। इस तरह के ए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और के बी की वैल्यू कम होगी तो एसिड जो है वो बेस जो है वो वीक होगा। के बी स्टैंड फॉर बेस, के बी की वैल्यू ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग, के बी की वैल्यू कम तो बेस जो है वो वीक होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वीक बेस है हमारे पास तो वीक बेस को भी, उसकी वैल्यू को भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, पी के बी ले लेंगे, यानी कि इसका माइनस लॉग ले लेंगे, और माइनस लॉग किसके इक्वल आएगा बेटा जी, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। सर एक बात आपसे सवाल करना चाहते हैं हम, सर जैसे आपने बताया कि ए की वैल्यू बताती है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, के बी की वैल्यू बताती है एसिड ए स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो सर ये जो आपने बताई है कैलकुलेशन पी के ए के बारे में और पी के बी के बारे में, तो इसके बारे में भी तो बताएं ना कि ये कैसे रेफर करता है, कि इसके ज़रिए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो बेटा इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हाजिर है, तो इस बारे में भी आपने इन बातों को अच्छे से नोट करना है, आपने अच्छे से बातों को नोट करना है। पता क्या नोट करेंगे, ये बात लाजमी नोट करें, ठीक है, बातें लाजमी नोट करें। चलो उसी कर, के ए की वैल्यू ग्रेटर, एसिड स्ट्रॉन्ग, के ए की वैल्यू लेसर, एसिड वीक, ठीक है। इसी तरह पी के ए, ये के ए का इन्वर्स होता है, ये के ए का इन्वर्स होता है, ये के ए का इन्वर्स होता है, पी के ए की वैल्यू ग्रेटर, एसिड वीक, पी के ए की वैल्यू लेसर, एसिड स्ट्रॉन्ग, ये उससे रिवर्स होगा, ये इससे रिवर्स होगा। इसी तरह
के बी की वैल्यू ग्रेटर बेस्ड ऑन के बी की वैल्यू लेसर बेस वीक। और यहां पर पी के बी जो है ना ये इन्वर्स होगा, जैसे एसिड की तरह ये इन्वर्स होगा। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर बेस वीक, पी के बी की वैल्यू लेसर बेस स्ट्रॉन्ग। तो बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन तुमने अच्छे से नोट करनी है। ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत काम आएगी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक ये बातें तुम्हें क्लियर नहीं होंगी ना तुम अगली बात तक मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। चलो, फॉर अ वीक बेस व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आयोनिक कांस्टेंट। वीक बेस के लिए क्या होगा, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा वीक बेस के लिए। वीक बेस के लिए कौन सा एक्सप्रेशन बनने वाला है। व्हाट इज एक्सप्रेशन, ओ एच आइन इंटू बी या बी इंटू एच या ओ एच इंटू बी। तो अभी मैंने क्या बताया था, ये देखो कौन सी वैल्यू बनी थी सर ये देखिए ये वैल्यू बनी थी, ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू बन सकती है, तो सर इसमें से ये जो वैल्यू बनेगी ना हमारे पास, तो अल्फ़ा वाली वैल्यू तो नहीं होगी सर। इसमें से जो वैल्यू हमारे पास बन सकती है ना सर, ये देखिए बी एच इंटू ओ एच आइन, बी एच इंटू ओ एच आइन बनेगा, बी एच इंटू ओ एच आइन बनेगा। तो इनमें द वीक बेस की व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आयोनिक कांस्टेंट। आयोनिक कांस्टेंट के हवाले से फिर ये एक्सप्रेशन कौन सा बनेगा सर इसके अंदर, क्या अल्फा बनेगा, बीटा बनेगा, चार्ली बनेगा या डेल्टा बनेगा। तो सर इसमें जो है हमारे पास एक्सप्रेशन डेल्टा भी नहीं बनेगा सर, ठीक है। इसमें चार्ली भी नहीं बनेगा। तो सर इसमें जो एक्सप्रेशन सही वाला बनेगा ना सर वो यही होगा। इसमें मिसिंग है एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यू मिसिंग है। वो वैल्यू क्या बनेगी, वो वैल्यू सर ये बनेगी हमारे पास, ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। इनमें से ऑप्शन नहीं है, ये वैल्यू बनेगी, नोट कर लेना, ये वैल्यू बनेगी इसमें से, ठीक है। अच्छा, लोरी ब्रोंस्टन एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पर तुम देखो ये तुम्हारे पास एक एसिड है और ये तुमने इसको वाटर में ऐड किया और ये तुम्हारे पास बने पॉजिटिव आयन और ये आपके पास बने यहाँ पर नेगेटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है और ये यहाँ पे बेस है। सर वाई इट इज कॉल्ड एसिड एंड वाई इट इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ पे तुम नोट करो, यहाँ पे तुम नोट करो, इसने इसको प्रोटॉन डोनेट किया है और जो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं वो एसिड्स होती हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं वो बेस होती हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स भी आएगा। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो सर फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड है और ये बेस है, ठीक हो गया। अब जब ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स आएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन में ये इसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा सर, रिवर्स रिएक्शन में ये होगा कि ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। रिवर्स रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा सर, ये एसिड बन जाएगा वो बेस बन जाएगा। ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर रहा है। रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिवर्स रिएक्शन में बात हो गई जी, हो गई सर। अब यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट बेस आया कहाँ से है सर, ये स्मॉल पार्ट एसिड से आया और ये एसिड का पार्ट कहाँ से आया है सर, ये बेस का आया। इसका मतलब हर एसिड में एक स्मॉल पेयर जो है वो बेस का होता है, इसी तरह हर बेस में एक स्मॉल जो पेयर है वो एसिड का होता है। और इस एसिड और बेस पेयर को पता क्या कहते हैं सर, इसको कंजुगेट बेस कहेंगे
और हम इसको कंजुगेट एसिड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस एंड दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो कंजुगेट एसिड और बेस की मदद से हम बता सकते हैं अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो, कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड जो है वो वीक होगा, और कंजुगेट बेस अगर वीक है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह किसी बेस का अगर कंजुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो बेस वीक होगा, और कंजुगेट एसिड वीक है तो वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमें बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फाइनल एक्सप्रेशन आपने याद रखना है कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw, और जब ये इसके इक्वल होंगे ना तो हम लिखेंगे कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू क्या होंगे सर, 14 होंगे। कब होंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। और जो मैंने आपको बात बताई है वो ये बात है कि Ka इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के, और Kb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बेटा Ka के। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें वही बातें बताती हैं जो मैंने तुम्हें बताई है, कंजुगेट बेस और एसिड के बारे में बताती है। किसी एसिड का कंजुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड वीक होगा, और अगर वो वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बातें मेरे बेटा आपने नोट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है बेटा जी कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? तो डेफिनेशन क्या है, द सप्रेशन का मतलब क्या, डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? सर वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर डिसोल्व नहीं होते हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बाय एडिंग a common ion from outside is called common ion effect, it is called common ion effect। चलो मैं तुम्हें आसान करके बताता हूँ, आसान करके बताता हूँ, ठीक है, आसान करके बताता हूँ, ठीक है, आसान करके बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, मेरे पास ना आसान करके बात करेंगे। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये ना मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स के सोल्यूशन है, और ये वाटर हमने कहाँ से लिया है सर, सी वाटर से लिया। और सी वाटर आपको पता है नमकीन होता है, और सी वाटर में आपको ये भी पता है जो हम नमक खाते हैं ना, वो नमक यानी कि टेबल सॉल्ट NaCl इस सी वाटर में मौजूद होता है। अब हम इस सी वाटर में से इस NaCl को सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे सर, ये अभी NaCl इसमें डिजोल्व फॉर्म में है, तो ये कैसे सेपरेट होगा, जब हम इसकी सोलबिलिटी को कम कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, insoluble particles present in a solution, it is called precipitate। जो insoluble particles solution के अंदर मौजूद होते हैं ना, उनको सर हम precipitates कहते हैं, सर उनको हम precipitates कहते हैं। insoluble particle present in a solution it is called सर precipitates कहेंगे। अब NaCl की हम क्या करेंगे सर, इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। जब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ना तो ये सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, और फिर प्रेसिपिटेट को फिल्टर करना सर हमारे लिए आसान हो जाएगा।
अब सवाल यहाँ पे ये है, टास्क यहाँ पे ये है कि सर इसको प्रेसिपिटेट कैसे लाया जा सके, इसकी सोलिबिलिटी को कैसे कम किया जा सके। तो इसकी सोलिबिलिटी को तभी कम कर सकते हैं जब हम इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दें। इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दें तो तब इसकी सोलिबिलिटी क्या हो सकती है, तो तब सर इसकी सोलिबिलिटी कम हो सकती है। कैसे होगी, जब हम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दें। चलो मैं इसमें इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ACl को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं ACl को ऐड करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं और ये प्रेसिपिटेट इस सोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे और फिर मैं इसको सेपरेट कर लूँगा। अब सवाल आपके जहन में ये आएगा कि सर ये प्रेसिपिटेट कैसे बने, ये कैसे बने, ये क्यों हुआ। चलो वो भी तुम्हें बताता हूँ। अब हुआ ये NaCl था इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। हमने इसमें एक्सटर्नली क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जो कि NaCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वो हमने ऐड कर दिया, वो हमने ACl ऐड कर दिया। अब जैसे ही ACl ऐड करेंगे तो सर यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो आयन बने हैं ना सर, ये जो आयन बने हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन। एक जैसे आयन है ना, इन आयंस को क्या कहेंगे सर, कॉमन आयंस। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है सर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो चुप करके निकल जाएगा। चुप करके क्या करेगा, उसकी सोलिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, सोलिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी और इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा और सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे और ये प्रेसिपिटेट कुछ इस तरह के बनेंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट के जरिए हमने क्या किया, हमने सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन करवाई, यानी कि सी वाटर में से हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना असर कभी भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, और उसकी सोलिबिलिटी जो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो देखो, द एडिशन ऑफ कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन, लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस its ionization and concentration of unionized species increase which may come out, और वो कम आउट हो जाएगी, वहां से इसको हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो उसको अपने लाजमी तैयार करना है, लाजमी तैयार करना है। ये आपके पंजाब की बुक में भी है, आपके फेडरल की नई बुक में भी है, पुरानी बुक में भी था, नई बुक में भी है, आपकी सिंध की बुक में भी है, आपकी KPK की किताब में भी लिखा हुआ है, तो तमाम बुक्स में लिखा हुआ है, तुमने इसको अच्छे से करना है। तो बेटा एक बहुत ही मजे का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या चीज है, किस बला का नाम है, व्हाट इज बफर सोल्यूशन। तो बेटा वो सोल्यूशन जो कि अपनी pH चेंज नहीं होने देता, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन कहते हैं, जो अपनी pH चेंज नहीं होने देता। ये देखो मेरे पास दो कंटेनर है, वी हैव अ 2 कंटेनर, एक कंटेनर A है, एक कंटेनर B है। कंटेनर A में हम रखते हैं बफर सोल्यूशन और कंटेनर B में रखते हैं अदर देन बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के अलावा हमने रखा है, ठीक है, बफर सोल्यूशन के अलावा रखा है। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की pH चेक करेंगे। तो चेक की, दोनों की pH जो थी 4.82 थी, दोनों की pH क्या थी, 4.82 थी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया बेटा, शुक्र है चेंज हो गया। अच्छा, मैंने ये काम किया कि इन दोनों सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड कर दिया।
जब मैं बेस को ऐड करूंगा तो उसकी पीएच बढ़ेगी, तो बस 7 से ज़्यादा होती है ना, तो मैं बढ़ेगी। अब मैं दोबारा अब स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस दोनों में इक्वल अमाउंट मैंने ऐड की और दोबारा पीएच चेक की। जब मैंने इसकी बफर सोल्यूशन की पीएच चेक की, वो पीएच हो गई बेटा जी 4.84, और जब मैंने इसकी चेक की तो वो हो गई 5.84। तो तुम इससे एक बात नोट करो, इससे एक तुम बात नोट करो, हुआ ये बफर सॉल्यूशन की पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आया, जबकि जो अदर देन बफर था उसकी पीएच अच्छी खासी चेंज हुई। तो बेटा इससे पता चलता है कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो पीएच चेंज होने नहीं देता। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म में, हमारे खून में, हमारे ब्लड में अल्लाह ने भी बफर सॉल्यूशन को बनाया हुआ है और वो ब्लड की पीएच चेंज होने नहीं देता। तुम्हें पता है ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है 7.35 होती है, और अगर ये 7 या 8 तक पहुंच जाए तो बंदा फिर सीधा ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि पीएच चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए तुम देखा होगा जिन लोगों को कोई जहर देता है, पॉइजन खा लेते हैं, तो उनकी मौत क्यों होती है? उनकी मौत इस वजह से होती है, उनकी डेथ इस वजह से होती है क्योंकि उनकी ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है। पीएच चेंज हो जाती है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे ना तो बफर जो है वो काम नहीं करता। ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए काम करता है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए काम करता है। इस तरह जो खाना फ्रिज में रखा हुआ होता है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना। क्यों चेंज होता है सर? क्योंकि उसकी पीएच चेंज हो जाती है उस खाने की, इसलिए उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पीएच चेंज ना हो, तो हम फिर उसमें बफर सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं चीज़ों के अंदर। जैसा कि बेबी लोशन जो हम यूज़ करते हैं घरों में, करते हैं ना बेबी लोशन, उसको रैशेस नहीं होते। क्यों नहीं रैशेस होते? क्योंकि वो उसमें बफर होता है। बफर क्या करता है? स्किन की पीएच चेंज होने नहीं देता, जिसकी वजह से कोई रैशेस नहीं होते। ठीक है, अच्छा जो हम लोशन यूज़ करें, ब्लड की बात करती है, मैंने की ना ब्लड की बात, तो बेटा इस तरह और बहुत सी चीज़ों के अंदर हम बफर को ऐड करते हैं। मेडिसिन के अंदर भी बफर यूज़ होता है, इसलिए तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये क्या है क्या नहीं है, तो इसकी वजह से। अच्छा, बफर सॉल्यूशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो क्या है? इट हैज़ स्पेसिफिक पीएच। इसकी जो स्पेसिफिक पीएच होती है वो 3 से 11 होती है। याद रखना, एंट्रेंस में आता है ये, इसकी पीएच कितनी होती है? 3 से 11 होती है। और जो बफर सॉल्यूशन की पीएच होती है वो डाइल्यूशन करने से भी या लॉन्ग टाइम रखने से भी चेंज नहीं होती। तुम कितना मर्जी इसको डाइल्यूट कर दो, कितना मर्जी लंबे अरसे के लिए रख लो, तो बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होने वाली। बफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होने से इसकी पीएच चेंज हो जाती है। तो बेटा ये 3 पॉइंट तुमने याद रखने। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्विज से बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है सर? अभी हमने बताया कि वो सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज होने नहीं देता, रेजिस्ट करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। A solution that does not change pH, a solution that increase the concentration of hydrogen ion, a solution that increase the concentration of hydroxide ion। तो सर इसमें जो ऑप्शन बनेगी वो अल्फा बनेगी, बीटा, चार्ली या डेल्टा वाली ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली सर। अच्छा, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बेटा ये भी बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारी बुक्स में, फेडरल की बुक में, पंजाब की बुक में, केपी के में, सिंध में, तमाम में बेटा यही बात लिखी हुई है। इससे 2 टाइप्स है। एक होता है बेटा जी एसिडिक बफर, एक होता है बेटा जी बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है सर? वो बफर जिसकी पीएच 7 से कम होती है उसको एसिडिक बफर कहते हैं। और बेसिक बफर क्या होता है सर? जिसकी पीएच क्या होती है? मोर देन 7 होती है, उसको हम बेसिक बफर कहते हैं। ठीक है, अब बफर बनता कैसे? दिस इज एमसीक्यूज, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। ये बफर कैसे बनता है? एसिडिक बफर कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। लाजमी नोट करो, एसिडिक बफर कब बनेगा? जब सब हम वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट बनाएंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब बनेगा। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बना है डेट इज कॉल्ड एसिटिक बफर बना है। इसी तरह बेसिक बफर क्या बनेगा? वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, उल्टा हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का।
ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर भी जो है वो बफर मौजूद है। वो बफर किसका मौजूद है? वो बफर मौजूद है बाइकार्बोनेट आयंस का बफर मौजूद है। बाइकार्बोनेट आयंस का बफर मौजूद है। ठीक है। तो बेटा ये बातें तुमने अच्छे से याद रखनी है कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी किताब में देंगे 2 टाइप इसकी होती हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। इसकी प्रिपरेशन का मेथड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर ये पीएच कैसे चेंज होने नहीं देता, बफर कैसे काम करता है, तो उसकी बात करते हैं। बफर बेटा काम करता है 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर। एक काम करता है बेटा जी कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, और दूसरा ये काम करता है सर ली शटलियर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये 2 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ये 2 सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग काम, 2 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। किस किस के अकॉर्डिंग काम करता है सर? कॉमन आयन इफेक्ट और ली शटलियर प्रिंसिपल। कैसे काम करता है वो भी आपको बताते हैं। मैं यहाँ पे एसिडिक बफर की एग्जांपल लूंगा। दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होके ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएगा। ये इसका सॉल्ट है, ये आयोनाइज होके ये बनाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था बेटा जी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब यहाँ पे देखें कॉमन आयंस की वजह से इसकी सोलबिलिटी क्या करेगी? सप्रेस हो जाएगी। सोलबिलिटी क्या करेगी? कम हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे रिवर्स होगा सर? रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। अब अगर इस सोल्यूशन में, अगर हम इस सोल्यूशन में क्या ऐड कर दें? नंबर 1 स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड कर दें। अब एसिड इस सॉल्यूशन में क्या बनाएगा सर? पॉजिटिव आयन बनाएगा सर, पॉजिटिव आयन बनाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन बनेंगे तो ये एसिटेट आयन क्या करेंगे? इन पॉजिटिव आयन को पकड़ेंगे, इन पॉजिटिव आयन को, ये एसिटेट आयन इन पॉजिटिव आयन को पकड़ेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एसिटिक एसिड में। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं देंगे। जब कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। इसी तरह अब अगर इसमें क्या ऐड कर दें सर? स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर दें तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा सर? OH आयन प्रोड्यूस करेगा। अब OH आयन को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे सर? ये देखें, ये हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन इन OH आयन को अकोमोडेट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे वाटर में। और जब सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं तो क्या उसकी पीएच चेंज होगी? नहीं होगी। तो बेटा देखो इस तरह बफर काम करता है कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हो ना तो वो एसिटेट आयन क्या करते हैं? उन पॉजिटिव आयन को पकड़ते हैं और उसको दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह जब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन मौजूद ही नहीं होंगे तो उसकी पीएच कम नहीं होगी, वो सॉल्यूशन उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। इसी तरह जब OH आयन ऐड करोगे तो देखो बफर कैसे काम करता है, बफर कितना स्मार्ट वर्क करता है। यही स्मार्ट वर्क मैं आपसे रिक्वायर करता हूँ, आप भी ऐसे काम करो। ठीक है। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, इसके पढ़ रहे हो ना, लेक्चर सुनो, मोबाइल दूसरा चीज़ें नहीं निकाल दिया, लेक्चर पे कंसंट्रेट करो, लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस मेरा जो टाइम है वो आपका लिए, ठीक है। आप अगर इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना तो आपका आगे फ्यूचर सेव हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे भी आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। बफर सॉल्यूशन की पीएच मालूम कैसे की जाती है? तो पीएच मालूम करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं और इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। इससे हम किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू pKa
log salt over acid. Log salt over acid, the concentration of acid and concentration of salt and acid. अब pKa क्या होती है सर? pKa के बारे में आपने बताया था पीछे कि pKa पता है किसकी इक्वल होती है? माइनस लॉग इंटू के ए की इक्वल होती है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, वो कहता है आपने ना पीएच कैलकुलेट करनी है बफर सोल्यूशन, ठीक है। इसमें सॉल्ट की जो वैल्यू है ना वो कितनी दी हुई है? 0.11 दी हुई है। और एस्टिक एसिड की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 0.09 दी हुई है। सॉल्ट की वैल्यू ये दी हुई है और इसकी वैल्यू 0.09 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे के ए की वैल्यू दी हुई है एस्टिक एसिड की 1.85 दी हुई है। अब डाटा में क्या क्या गिवन था सर? ये देखेंगे सॉल्ट की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है और एसिड की जो वैल्यू है ना वो ये दी हुई है और यहाँ पे के ए की वैल्यू ही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस वन, कि इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी जगह उसने क्या दिया हुआ है सर? के ए दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? तो सर हम के ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर? हमें पता है क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे सर पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू के ए, यानी कि एंटी लॉग ले लेंगे के ए का। जब एंटी लॉग लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल आएगी? 4.74। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, पी के ए की वैल्यू भी आ चुकी है, सॉल्ट की भी और एसिड की भी। अब तुम इस इक्वेशन में पुट करो, अब तुम इस हेंडरसन इक्वेशन में पुट करो इनकी वैल्यूज। अब वैल्यूज जब पुट करोगे तो आप सॉल्ट की वैल्यू ये थी, एसिड की वैल्यू ये थी, ठीक हो गया। इनको पुट करोगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और पी के की वैल्यू 4.74 थी। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.83। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने परेशान नहीं होना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आपने इसी से ही सोल्व करना है। नेक्स्ट आता है बेटा सोलबिलिटी प्रोडक्ट। सोलबिलिटी प्रोडक्ट को हम कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एस पी से। ये किसके लिए यूज की जाती है बेटा? ये यूज की जाती है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। आयोनिक कंपाउंड्स अपनी सॉल्युबिलिटी की वजह से तीन तरह के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स अपनी सॉल्युबिलिटी की वजह से तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के होते हैं, पता कौन कौन से होते हैं? एक आयोनिक कंपाउंड पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल हो जाते हैं और वो आयोनिक कंपाउंड जो पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते उनको कहते हैं इनसॉल्युबल। और एक आयोनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं? दे पार्शियली डिजोल्व, पार्शियली सॉल्युबल। और वो आयोनिक कंपाउंड जो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं तो उनके लिए जो टर्म यूज करते हैं, उनके लिए पता कौन सी टर्म यूज की जाती है? केएसपी, यानी कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म हम इसमें यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सोलबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म यूज करेंगे। अब होगा क्या, ये देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो कि पानी में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। जैसे हमारे पास PbF2 है, जैसे CaF2 है, जैसे AlCl3 है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह के बहुत से कंपाउंड्स हैं जो पानी में सोलबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। आप जब इनको पानी में ऐड करोगे तो ये ख़ास हद तक डिज़ोल्व होंगे, मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इनका केसी लिखो सर, केसी ये आ जाएगा इनका, केसी ये आ जाएगा इनका सर, केसी ये आ जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे केसी और ये क्या है सर? ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक ख़ास हद तक डिज़ोल्व होंगे ना, इससे ज़्यादा ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये एक पेन आ जाएगी। अब इस पेन को क्या करेंगे सर? हमें पता है यहाँ पर कि केसी इंटू PbF2 ये दोनों एक नए कांस्टेंट के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे KSP पता किसकी इक्वल आ जाएगी सर? दिस विल, ये इसकी इक्वल आ जाएगी, ये इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट बताती है, ये बताती है बेटा जी आयोनिक कंसंट्रेशन।
आयोनिक कंसंट्रेशन, और इस आयोनिक कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये है क्या चीज? solubility product is the product of concentration of ion raised to an exponent equal to the coefficient to the balance equation raised to power बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक तुम्हें ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन भी है, वो ये एक्सप्रेशन है, पता है ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए हमें, ये एक्सप्रेशन भी हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। फेडरल की बुक में ऐसे लिखा हुआ है, फेडरल की बुक में उसने ऐसे लिखा हुआ है, फेडरल की बुक में उसने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक्सप्रेशन समझाता हूँ। ये एक्सप्रेशन बना कैसे, ये देखो, ये आपके पास ना Al2O3 था, ठीक है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये देखो Al2+3 और ये क्या आ जाएगा सर, ये -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करो, ये जो m है ये 2 के इक्वल है, ये n है ये 3 के इक्वल है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये इसके नंबर आ गए, ये इसके नंबर आ गए, और ये इनके ऊपर क्या है सर, ये इनके ऊपर क्या है, ये चार्जेस हैं, ये इनके ऊपर क्या है, चार्जेस हैं, वो इनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। तो हम KSP को ना इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जर्नल एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट है क्या चीज? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इट्स एट सैचुरेशन, द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन प्योर सोल्यूशन, द रेशियो ऑफ सोलबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इट्स वॉल्यूम, द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सोल्यूशन। तो ये क्या होगा? तो सर ये इसकी अल्फा ऑप्शन होगी, बाकी इसमें ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब सोलबिलिटी की मदद से हम इसकी 3 एप्लीकेशन है। हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, अब क्वेश्चन में 2 वैल्यूज होंगे, अब या तो सोलबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि क्यू प्राइम की वैल्यू गिवन होगी, तो आपने KSP की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपके पास CaF2 है, इसकी KSP की वैल्यू मालूम करो, तो इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, तो कैसे मालूम करोगे? तो CaF2 गोज टू क्या करोगे सर, कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन बन जाएंगे, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू गिवन है 1.8 10⁻⁻5। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा सर, 1.8 10⁻⁻5, तो 1.8 10 कितना बनाएगा, -5 बनाएगा। तो अब यहाँ पर KSP की इसका एक्सप्रेशन लिखो, तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सर, इसका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो कैल्शियम क्या बनेगा इसका, ये देखो। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर आप क्या निकाल सकते हो सर की केस, कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है, कैलकुलेट करना, तो ऐसे निकाल सकते हो। अब दूसरी बात, अगर हमें KSP की वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी सोलबिलिटी निकाल सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन की KSP की वैल्यू गिवन हो तो सोलबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रेंगली सोल्यूबल कंपाउंड इट्स सोलबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि KSP की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोलबिलिटी निकालते हैं। जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम आयन, बैलेंस केमिकल पेन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सोलबिलिटी हमने मालूम करनी है, तो इसकी सोलबिलिटी S के इक्वल है और इसकी सोलबिलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, 2S के। सर 2S की इक्वल क्यों है, क्योंकि बेटा 2 है ना, इसकी OH आयन की सोलबिलिटी S की इक्वल है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा इसका KSP एक्सप्रेशन लिखो, तो क्या होगा सर, इसका KSP एक्सप्रेशन ये बनेगा, OH आयन इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर KSP की वैल्यू, यहाँ पे S है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2S का स्केयर, तो सर KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4S का क्यूब आ जाएगा, 4S का क्यूब। अब यहाँ पर KSP की वैल्यू तुम लगाओ,
KSP की वैल्यू लगाओ, तो KSP की वैल्यू क्या दी हुई है सर, ये दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। अब S यहीं रह जाएगा, 4 यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो इसका हम क्या ले लेंगे सर, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो हम 4 को इस पर डिवाइड करोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेके हमारे पास फाइनल वैल्यू सर ये आ जाएगी। इस तरह हमने इसकी क्या निकाल ली सर, कैलकुलेटर से करो तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, सोलबिलिटी निकाल सकते हैं। लास्ट हम इससे बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेट कब बनेंगे सॉल्यूशन में और कब नहीं बनेंगे, ये बात याद रखनी है। फेडरल की बुक में आयनिक प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। मैं बार बार क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फेडरल की बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा हो या क्यू प्राइम से ज्यादा हो तो सोल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा यानी क्यू प्राइम की वैल्यू ज़्यादा हो, KSP की वैल्यू कम हो तो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। और सुपर सैचुरेटेड में क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि इन दोनों में नो प्रेसिपिटेशन। तो हम इससे बता सकते हैं कि सॉल्यूशन में कब प्रेसिपिटेट बनेंगे और कब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो बेटा ये तो था लेक्चर आज का, ये तो था लेक्चर। लेकिन लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। जो मेरे फेडरल के बच्चे हैं ना, वो अपना एसोलोस देखें, वो अपना ये एसोलोस देखें। ये फेडरल के मेरे बच्चे ये एसोलोस देख लें कि एसोलोस क्या है, हमने इसमें क्या क्या कवर किया था। देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम के ये एसोलोस हैं। इसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स की बात करेंगे। ये मैं अभी बताता हूँ ये क्या होता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमने जो टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं, इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं मेरे बेटा, हमने रिवर्सेबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम डिटेल से पढ़ा है हमने सर, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन, और उसमें हमने ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी टॉपिक बताता हूँ कि किताब में कहाँ लिखा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ये भी बताता हूँ आपको। अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इसमें हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इसमें होमोजेनियस इक्विलिब्रियम आता है और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम आता है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, उसे हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन में। और जिसमें दोनों की डिफरेंट हो उनको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अभी डोंट वरी, मैं आपको आपकी किताब भी दिखाता हूँ, किताब में टॉपिक कहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने फिर पढ़ा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल, यानी कि फिर हम रिलेशनशिप पढ़ा हमने इसके दरमियान। क्या पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा। KS यानी कि वो रिलेशनशिप याद है आपको, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT डेल्टा N, ये रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके अलावा फिर हम ली शटलर प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस किया, उस पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल से डिस्कस किया था ना हमने ली शटलर प्रिंसिपल। उसके बाद एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एसिड बेस में। एसिड बेस में मैं बता दूं कि आज मैं तुम्हें ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कल के लेक्चर में तुम्हें दोबारा भी पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें दोबारा से भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपकी बुक पे कि बुक में हमने क्या क्या पढ़ा, बुक में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो ये आपकी बुक है, तो आपकी बुक में शुरू होता है बेटा जी ये जी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक इवेंट क्या होते हैं बेटा, वो इवेंट जो कि हम आंख से देख सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। और जिसको हम नहीं कर सकते आंख से, उसको माइक्रोस्कोपिकली करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। तो ये आपको आने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस में कि मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होते हैं जो कि नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हो रहे हो, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट की बात की, जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, हम आंख से देख सकते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक इवेंट जिसको हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं कि मॉलिक्यूल के दौरान कोलिजन्स कैसे होती हैं, हम वैसे बता सकते हैं, लेकिन नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोपिकली हमें देखना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा जी रिवर्सेबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे शेयर की थी, ये बातें पिछले लेक्चर में शेयर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्रेशन पढ़ाया था। ये हमने सारी बातें पिछले वाले थर्सडे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी ये बातें सारी डिस्कस, अगर तुम्हें याद हो।
उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा, यानी कि उसमें केसी की इंपॉर्टेंस बताई थी कि केसी किन किन बातों पर डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता। ये बातें हम लोगों ने की, ये बातें हमने की। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो, उनको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम ना हो, उनको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं सर? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम को, ये रेट कंसंट्रेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके दो मेथड हैं, एक फिजिकल मेथड से यानी कि स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड क्या होता है? इसमें हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस होती है। रेडिएशन तीन तरह की होती है, एक होती है विजिबल लाइट, एक होती है यूवी लाइट और एक होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेटा जी विजिबल लाइट की, एक होती है यूवी लाइट की और एक होती है बेटा आईआर रेडिएशन। तो हम कहते हैं जितनी रेडिएशन रिएक्शन के दौरान ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी ना, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा। लाइट कम अब्जॉर्ब होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड को हम ग्राफ के जरिए बता सकते हैं, ग्राफ के जरिए बता सकते हैं कि इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसको हम टाइट्रेट करके मेजर कर सकते हैं, टाइट्रेशन के जरिए मेजर कर सकते हैं, जैसे तुम टाइट्रेशन करते हो। उसके बाद हमने ली शटले प्रिंसिपल को लास्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया। अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन की बात की थी उसके अंदर हम लोगों ने। फिर हमने सारी बातें की थी, अभी उसमें सारा कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद उसकी सिंथेसिस ऑफ हैबर प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था कि वो किस तरह से हो सकता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बताया था। ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी, ठीक है। इसलिए चैप्टर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी पूरा हो चुका हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा एसिड और बेस का चैप्टर होगा, वो हम फ्राइडे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।